10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के इतिहास में एक ऐसे दर्दनाक हादसे के रूप में दर्ज हो गई जिसने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को हिला दिया। यह वही शाम थी जब पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग लाल किले के आसपास घूम रहे थे, पर्यटक तस्वीरें खींच रहे थे, दुकानों में खरीदारी जारी थी और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उस शाम का माहौल कुछ ही पलों में तबाही और चीखों से भर गया जब अचानक 6:52 पर एक भयानक धमाका हुआ जिसने चारों ओर आग, धुआं और अफरा-तफरी फैला दी। यह विस्फोट एक सफेद ह्यूंडई i20 कार में हुआ जो कुछ देर पहले ही स्टेशन के बाहर पार्क की गई थी। धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, जमीन हिल गई और लोग बिना जाने किस दिशा में भागने लगे। कुछ ही सेकंडों में जगह-जगह घायल पड़े थे, कुछ लोगों के कपड़े जल चुके थे और हवा में धुएं और जलते रबर की बदबू घुल गई थी। पुलिस को पहला कॉल 6:53 बजे मिला और तुरंत इलाके को घेर लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की जबकि बचावकर्मी जलते वाहनों के बीच से घायलों को निकालने में जुटे रहे। इस धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें राहगीर, दुकानदार और मेट्रो स्टेशन के कर्मचारी शामिल थे। जांच एजेंसियों को शुरू में यह समझ नहीं आया कि यह कोई दुर्घटना थी या आतंकी हमला, लेकिन मौके की स्थिति देखकर यह साफ हो गया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित विस्फोट था। कार के टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए थे, सड़क पर गड्ढा बन गया था और आसपास खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लग गई थी। लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे जबकि चारों ओर चीख पुकार और सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। सोशल मीडिया पर मिनटों में रेड फोर्ट ब्लास्ट ट्रेंड करने लगा, अस्पतालों में खून और मदद की अपीलें शुरू हो गईं और सरकार ने तुरंत दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक हर संस्था सक्रिय हो गई और एनआईए व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह वही पल था जब दिल्ली के लोगों ने महसूस किया कि राजधानी की सुरक्षा कितनी नाजुक है और कैसे कुछ ही सेकंड में एक साधारण शाम को दहशत और भय में बदला जा सकता है। उस रात जब धुआं छंटा और मलबा हटाया गया तो हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर किसने इतनी साजिश रची और क्यों एक ऐतिहासिक भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया गया। यह घटना न केवल एक भयानक धमाका थी बल्कि यह सवालों का तूफान भी थी। आखिरकार वहां कैसे पहुंची, धमाका किस तकनीक से हुआ और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी? पूरे देश की निगाहें अब इसी एक सवाल पर टिक गई थीं और दिल्ली ने उस रात जाना कि आतंक का साया फिर एक बार उसके दरवाजे तक आ चुका है। धमाके से ठीक पहले की हर सेकंड की कहानी आज भी उन लोगों की आंखों में जिंदा है जिन्होंने उस शाम लाल किले के गेट नंबर 1 के पास खुद को पाया था। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयानों से मिली जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2025 को शाम 6:45 पर एक सफेद ह्यूंडई i20 कार धीरे धीरे लाल किले मेट्रो स्टेशन के सामने वाली सड़क पर आई और गेट नंबर 1 से लगभग 30 मीटर की दूरी पर पार्क की गई। कार के अंदर 2 लोग दिखाई दिए, जिनमें से एक कुछ देर बाद बाहर निकला और फोन पर बात करते हुए तेज कदमों से चांदनी चौक की तरफ बढ़ गया। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक भारी था, ऑटो रिक्शा, बाइक और स्थानीय टैक्सी पास से गुजर रही थीं और कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस कार के अंदर मौत छिपी हुई है। 6:51 पर पास के सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि कार के नीचे से हल्का धुआं उठना शुरू हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोगों को लगा कि यह किसी इंजन की गर्मी या ओवरहीटिंग से निकल रहा धुआं है। सिर्फ कुछ सेकंड बाद 6:52 और 18 सेकंड पर एक तेज चमक हुई और फिर कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ जिसने कुछ ही क्षणों में चारों ओर तबाही मचा दी।
कार के अगले हिस्से में रखा हुआ विस्फोटक डिवाइस इतनी ताकत से फटा कि कार के परखच्चे 100 मीटर तक उड़ गए। छत का हिस्सा पास के बिजली के खंभे पर जा गिरा और इंजन ब्लॉक मेट्रो स्टेशन की दीवार से टकराया। उस धमाके ने आसपास के 25 मीटर दायरे में सब कुछ तहस-नहस कर दिया। लोग गिर पड़े, खून से लथपथ सड़कें दिखने लगीं और हवा में धुएं का घना गुबार फैल गया। मोबाइल रिकॉर्डिंग में देखा गया कि पहले 15 सेकंड तक लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। किसी को लगा टायर फटा है, किसी ने समझा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन फिर जब धुएं के बीच जली हुई कार का मलबा दिखा तो सब कुछ साफ हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। 6:53 पर मेट्रो स्टेशन के सुरक्षा गार्ड ने पहला SOS सिग्नल भेजा और 2 मिनट में दिल्ली पुलिस की PCR वैन वहां पहुंच गई। लेकिन धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मौके पर मौजूद हर व्यक्ति सदमे में था। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके से पहले एक छोटी सी बीप जैसी आवाज सुनी गई थी जो संभवतः किसी टाइमर या रिमोट डिवाइस से जुड़ी थी। जांच एजेंसियों को बाद में यह भी पता चला कि विस्फोटक में टाइमर सेट किया गया था जो कार के इंजन बंद होने के ठीक 7 मिनट बाद सक्रिय हुआ। इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह स्पष्ट कर दिया कि यह धमाका बेहद सोच समझकर किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और जगह का चयन भी रणनीतिक रूप से किया गया था क्योंकि गेट नंबर 1 पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। धमाके के बाद आसपास की दुकानों में लगी आग, धुएं से भरा वातावरण और घायलों की चीखें एक ऐसे दृश्य में बदल गईं जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक महिला चश्मदीद ने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को धुएं में खो दिया, जबकि एक पुलिसकर्मी ने मलबे से 2 बच्चों को बाहर निकाला जो चमत्कारिक रूप से बच गए। इस हादसे के हर सेकंड की टाइमलाइन ने जांच टीम को उस रात के हर पल का चित्र दिया। कब कार आई, कब रुकी, कब छोड़ी गई और कैसे चंद सेकंडों में उसने दिल्ली की नींद हिला दी। जांच के तीसरे दिन जब पुलिस ने Hyundai i20 कार के बचे हुए मलबे को साइंटिफिक फॉरेंसिक टीम के पास भेजा, तब असली सच्चाई के धागे खुलने शुरू हुए। कार का नंबर प्लेट धमाके में पूरी तरह जल चुका था, लेकिन चेसिस नंबर का कुछ हिस्सा मलबे में सुरक्षित मिला, जिससे यह पता चला कि यह कार हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पंजीकृत थी। RTO रिकॉर्ड्स के अनुसार कार का मालिक सुमित चौहान नाम का व्यक्ति था, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी और जो पेशे से एक ऑटोमोबाइल डीलर बताया जा रहा था। जब पुलिस उसकी तलाश में उसके पते पर पहुंची तो घर बंद मिला और पड़ोसियों ने बताया कि सुमित 3 दिन पहले से ही गायब था। उसके मोबाइल की लोकेशन आखिरी बार दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में ट्रेस हुई थी, जो कि कई बार चोरी या तस्करी की गई कारों की डीलिंग के लिए जाना जाता है। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कार चोरी की भी हो सकती है या किसी फर्जी ID के जरिए खरीदी गई होगी। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि कार के फ्यूल टैंक में विस्फोटक पदार्थ भरा गया था और वायरिंग सीधे इंजन स्टार्ट सर्किट से जुड़ी थी, जिससे यह अंदेशा हुआ कि किसी विशेषज्ञ ने इस बम को फिट किया होगा। CCTV फुटेज में एक युवक देखा गया था जो धमाके से करीब 15 मिनट पहले कार से बाहर निकलता है और लाल टोपी पहनकर भीड़ में गायब हो जाता है। इस युवक की पहचान करना पुलिस के लिए प्राथमिकता बन गई। चेहरे की पहचान तकनीक से जब जांच हुई तो पता चला कि यह व्यक्ति आसिफ रहमान नाम का एक व्यक्ति हो सकता है, जो पहले भी छोटे-मोटे विस्फोटों के मामलों में संदिग्ध रहा था। जांच में यह भी पता चला कि कार को फरीदाबाद से दिल्ली लाने के लिए 3 नकली नंबर प्लेट बदली गईं और हर स्टॉप पर कार को 30 से 40 मिनट तक पार्क किया गया ताकि कोई ट्रैकिंग डिवाइस सक्रिय न हो सके। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर टोल प्लाजा के कैमरों ने भी उस कार की झलक कैद की थी, लेकिन कार में सवार व्यक्ति ने चेहरे पर मास्क और टोपी पहन रखी थी। पुलिस ने जब सुमित चौहान के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुमित की कार 2 दिन पहले एक ग्राहक को टेस्ट ड्राइव के लिए दी गई थी, जो कभी वापस नहीं लौटा।
यह सुनकर जांच का पूरा रुख बदल गया, क्योंकि अब साफ था कि कार का इस्तेमाल बिना मालिक की जानकारी के आतंक के मंसूबों के लिए किया गया। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि कार में लगे जीपीएस डिवाइस को प्रोफेशनल तरीके से निकाल दिया गया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस की संयुक्त टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पाया कि धमाके के दिन दोपहर 3 बजे वही कार पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। उस समय ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोका नहीं, क्योंकि नंबर प्लेट वैध दिखाई दे रही थी। यह एक बेहद चालाक योजना थी, जिसमें कार को सामान्य तरीके से चलाया गया ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह घटना किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क की साजिश थी। एनआईए ने जब कार के बचे हिस्सों की तकनीकी जांच की तो पता चला कि वायरिंग और टाइमर डिवाइस का डिजाइन IM 240 मॉडल का था, जो आमतौर पर सेना के विस्फोटक उपकरणों में उपयोग होता है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि इसके पीछे प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल थे। इस तरह जांच का हर नया सुराग उस दिशा में इशारा कर रहा था कि यह कोई साधारण आतंकी घटना नहीं, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने वाली एक सुनियोजित रणनीति थी, और ह्यूंडई i20 बस उस साजिश की परत खोलने की पहली कुंजी थी। जांच के रसायन विशेषज्ञों ने धमाके के मलबे और आसपास जुटाए गए सैंपलों का विस्तृत विश्लेषण किया तो यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई साधारण दहन घटना नहीं थी, बल्कि विस्फोट में अमोनियम प्रकार के सल्फेट नाइट्रेट अवशेष और साथ में फ्यूल टाइप हाइड्रोकार्बन, जो सामान्य पेट्रोल डीजल से भिन्न रिएक्टिव प्रोफाइल दिखाते हैं, के मिश्रण के निशान मिले। इन रसायनों के विश्लेषण ने संकेत दिया कि साधारण घरेलू या गैस सिलेंडर से अधिक ऊर्जा देने वाली सामग्री उपयोग में लाई गई थी, जिससे धमाके की तीव्रता और शार्प फ्रैगमेंटेशन की प्रवृत्ति समझ में आई। स्थल पर पाए गए जले हुए कंटेनरों, बर्न्ट टैपिंग और काले सफेद राख के नमूनों की लैब रिपोर्टों से यह भी पता चला कि विस्फोटक मिश्रण को किसी कंटेनर बॉडी के अंदर सुरक्षित रूप से पैक किया गया था ताकि दबाव निर्माण अधिक हो और शॉकवेव फैलाव ज्यादा प्रभावी रहे। फॉरेंसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाइट्रेट आयनों के अलावा कुछ ऐसे अनॉर्गेनिक संकेत भी मिले जो यह सुझाते हैं कि कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान्य अमोनियम नाइट्रेट से संशोधित या मिलाया गया था ताकि उसका ब्रिस्कनेस बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक अवशेषों के माइक्रो एनालिसिस से मिली सूक्ष्म सुरंग मार्किंग और सर्किट के जलने के पैटर्न ने संकेत दिया कि विस्फोटक को सक्रिय करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटर डिटोनेटर इस्तेमाल हुआ, न कि केवल एक तरलड्रेप्ट ज्वलनशीलता। हालांकि लैब टीमों ने ग्रेडेड तकनीकी विवरण जैसे सर्किट आरेख या असेंबली विधि सार्वजनिक नहीं किए, पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह माना जा रहा है कि इनिशिएशन मैकेनिज्म प्रोफेशन ट्रिगर डिवाइस के समानांतर था। ब्लास्ट फॉरेंसिक्स ने मिट्टी और सड़क सतह पर बने क्रेटर, फ्लायर फ्रैगमेंट के वर्बल वितरण और धातु के टुकड़ों के घूर्णन पैटर्न का अध्ययन कर विस्फोट की अनुमानित ऊर्जा रेंज का मूल्यांकन किया, जिससे यह भी स्पष्ट हुआ कि विस्फोट का केंद्र कार के फ्रंट एरिया में था और दबाव आगे की ओर अधिक तीव्र रहा। यही वजह है कि इंजन ब्लॉक और बोनट के हिस्से सबसे अधिक क्षतिग्रस्त मिले। इसके अलावा फाइबर एनालिसिस, बर्न रेजिड्यू और सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन से कुछ सामग्री प्रमाण अन्य हाल की बरामदियों के साथ मेल खाते पाए गए, जिनमें बरिदेरिया और आसपास के गोदामों से जब्त कुछ कच्चे मटेरियल और टाइमर सामग्री शामिल थी। इन मिलानतीजों ने जांच को उस सप्लाई चैनल और भंडारण नोड्स की तरफ मोड़ा जहां से विस्फोटक सामग्री पहुंची होगी। जांच दलों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सैंपलों की चैन ऑफ कस्टडी पूरा रिकॉर्डेड रहे। साइट से उठाए गए नमूने, लैब टेस्ट विंडो, विश्लेषक के लॉग और रिपोर्टिंग तक हर स्टेप पर पारदर्शिता रखी गई ताकि बाद में किसी भी कानूनी प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रमाण की वैधता पर प्रश्न न उठे। सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से यह जानना महत्वपूर्ण था कि प्रयोग में लाई गई रासायनिक प्रोफाइल से किसी भी तरह का सरल, घर पर असेंबल किया जाने वाला नुस्खा स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जांचकर्ता तकनीकी विवरण और असेंबली विधि को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं ताकि समान कच्चे माल का दुरुपयोग न हो सके।
समग्र रूप से फॉरेंसिक निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि विस्फोटक पदार्थों की सोर्सिंग, संयोजन और इनिशिएशन मॉड्यूल सभी दक्षता पर आधारित थे, यानी यह एक नियंत्रित, जानबूझकर तैयार किए गए उपकरण का परिणाम था, न कि आकस्मिक या कच्चे हाथ से किया गया प्रयास। और यही वजह है कि अधिकारियों ने मामले को उच्चस्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता के रूप में लिया और मटेरियल लिंक का पूरी तरह से ट्रेस करने के लिए विस्तृत छापेमारी व रिकॉर्ड मैचिंग शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट होने लगा कि धमाके के पीछे केवल एक एकल व्यक्ति नहीं बल्कि एक विस्तारित आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था जो फरीदाबाद, पुलवामा और कश्मीर के कुछ नोड्स से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और यह कड़ी जुड़ती पकड़ उस दिन की घटना को सिर्फ एक स्थानीय हमले से कहीं बड़ा दिखाती है। शुरुआती टाइमलाइन के अनुसार फरीदाबाद में कुछ महीनों से सक्रिय रहे यह प्रकार के गोदामों और किराए के गैराजों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक कच्चा माल जमा किया गया था, जिन्हें छोटे छोटे बैचों में पैक कर मशीन बॉडी कंटेनरों और पेट्रोल कैन में छिपाकर दिल्ली की तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया। उन्हीं छापेमारियों में दर्ज माल और उपकरण, तार, टाइमर के अवशेष, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की प्रकृति से यह अंदेशा मजबूत हुआ कि सामग्री न केवल स्थानीय तौर पर असेंबल की गई थी बल्कि कुछ हिस्से कश्मीर पुलवामा रूट से भी आते दिखे, जहां से एक्सप्लोसिव सप्लाई की संकेत मिलता है। मोबाइल कॉल डाटाओं और लोकेशन ट्रेसेस के मेल से पता चला कि घटना से पहले हफ्तों में कुछ नंबर बार बार फरीदाबाद, दिल्ली और पुलवामा के बीच जुड़े रहे। विशेष रूप से कुछ सिग्नल्स ने यह दर्शाया कि एक या दो मोबाइल डिवाइस पुलवामा क्षेत्र में रिमोट हैंडलर्स से संपर्क में थे और फिर वे डिवाइस फरीदाबाद के बगल के लोकेशंस पर कुछ घंटों के लिए सक्रिय हुए, उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़े। इस तरह का पैटर्न लॉजिस्टिक हैंडओवर के क्लियर संकेत देता है, जहां एक रूट पर कच्चा माल भेजा गया और दूसरे स्थान पर असेंबली हुई। बैंकिंग और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में कुछ नकद लेन देन और छोटे छोटे कैश इनफ्लो पाए गए जो गोदामों के किराए और परिवहन खर्चों से मिलते जुलते थे। साथ ही कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के माध्यम से नकली पहचान पत्र व वाहन ट्रांजैक्शन भी ट्रेस हुए, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि कार और अन्य वाहनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि ट्रैकिंग और मालिकाना संबंध छिपे रहें। पुलवामा से जुड़ी जानकारी में यह भी सामने आया कि वहां के कुछ संदिग्धों के ऊपर पहले से नजर थी और उनका नाम खुफिया सूचियों में आ चुका था। उन लोगों के मोबाइल लोकेशन और संदेशों में कुछ ऐसे पैटर्न मिले जिनसे लगता है कि उन्होंने रसद या तकनीकी सलाह मुहैया कराई। उदाहरण के लिए किसी ने विस्फोटक असेंबली से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के सप्लायर का नाम साझा किया या गोदामों के रेफरेंस दिए, परंतु ये मैसेज और कॉल पूर्णतया टेक्स्ट एविडेंस थे और अदालत में प्रयोज्य साबित करने के लिए फोरेंसिक लिंकिंग आवश्यक थी। वहीं फरीदाबाद की छापेमारियों में बरामद भारी मात्रा के कच्चे माल, अंदाजन टन स्तर के स्टॉक ने संकेत दिया कि वहां से कई बार छोटे छोटे शिपमेंट निकले होंगे, जिनमें से कुछ मोबाइल लॉजिस्टिक्स के जरिए दिल्ली पहुंचे। जांच ने यह भी देखा कि कुछ वाहनों की रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट्स में छेड़छाड़ की गई थी ताकि सीमा पार चेक पॉइंट्स पर वे संदिग्ध न लगें। सुरक्षा एजेंसियों ने जो तकनीकी मेल खोलकर जांच की उसकी बुनियादी टाइमलाइन यह रही। पुलवामा कश्मीर से कुछ सप्लाई नोड्स ने कच्चा माल या सलाह दी, फरीदाबाद के गोदामों में उसे संग्रहित कर आंशिक असेंबली की गई, तत्पश्चात छोटे वाहनों के जरिए दिल्ली के भीतर छुपाकर पहुंचाया गया और अंतिम घंटों में कार में विस्फोटक फिट कर दिया गया। और इसी मार्गक्रम में कुछ व्यक्तियों की भूमिका लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, कुछ की भूमिका तकनीशियन असेंबलर और कुछ की रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में पहचानी जा रही है। जांच में मिले डीएनए, फाइबर मिलान और सिग्नेचर मैच ने कुछ बरामद पदार्थों को पहले की छापेमारी की वस्तुओं से जोड़ दिया, जिससे यह संभावना और पुख्ता हुई कि वही सप्लाई चैनल और भंडारण नोड बार बार इस्तेमाल हो रहा था। इसी आधार पर कुछ जगहों पर गिरफ्तारी भी हुई और कई संदिग्धों के खिलाफ पूछताछ जारी है, जहां से और अधिक तार जुड़ने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर यह टाइमलाइन और नेटवर्क पैटर्न यह बता रहे हैं कि धमाका एक एकल अकेले ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पुलवामा से लेकर फरीदाबाद होकर दिल्ली तक फैले एक नियंत्रित आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला का परिणाम था। और यही तथ्य जांचकर्ताओं को यह मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरह का उपकरण और सामग्री इस्तेमाल हुई, उसके पीछे पेशेवरों की योजना, स्थानीय सहयोग और बाहरी सपोर्ट तीनों समवेत रूप से मौजूद थे। उस रात की तस्वीरें आज भी उन लोगों के ज़हन में दर्ज हैं जिन्होंने अपनी आंखों से लाल किले गेट नंबर 1 के बाहर हुए उस भयानक धमाके को देखा और किसी तरह अपनी जान बचाई। हर चश्मदीद की कहानी उस दर्द की गवाही देती है जो कुछ ही सेकंडों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी उलट-पुलट कर गया। स्थानीय चाय वाले इरफान अली, जो रोज शाम 6 बजे के करीब अपनी दुकान खोलता था, ने बताया कि जैसे ही उसने कार के पास से एक आदमी को निकलते देखा, उसे कार से हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई इंजन की आवाज हो और कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ उजाले की तरह चमका। कान सुन्न कर देने वाला धमाका हुआ और उसका स्टॉल हवा में उड़ गया। इरफान जब होश में आया तो उसने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लोग भाग रहे थे, किसी के कपड़े जले थे, किसी का चेहरा खून से सना था। एक महिला सब्जी विक्रेता रेखा देवी ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी धमाके की तेज लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया और जब उठने की कोशिश की तो देखा कि उसकी बेटी सड़क के दूसरी ओर फेंक दी गई थी। रेखा ने पूरी ताकत से अपनी बच्ची को उठाया और चिल्लाती हुई भीड़ के बीच किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंची। एक और गवाह, मेट्रो स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड राकेश कुमार ने कहा कि उसे धमाके से कुछ सेकंड पहले कार से हल्की बीप जैसी आवाज सुनाई दी थी। उसने अपने साथी को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तेज चमक और झटका लगा जिससे उसकी यूनिफॉर्म के बटन तक पिघल गए। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और जब होश आया तो आसपास सिर्फ घायल पड़े थे और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। ऑटो चालक मनोज ने बताया कि उसका ऑटो कार से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर था। धमाके के झटके से उसका ऑटो पलट गया और पीछे बैठे सवार बाहर जा गिरे। मनोज ने अपने हाथों से एक बच्चे को आग की लपटों से बचाया, लेकिन खुद के हाथ झुलस गए। कई राहगीरों ने बताया कि धमाके के बाद सड़क पर 20 से 25 सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में धुएं और धूल की परत इतनी मोटी थी कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। भीड़ में अफरातफरी थी, लोग अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया था और जगह-जगह घायल लोगों की मदद के लिए लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दीं। कुछ युवकों ने खुद आगे बढ़कर घायलों को बाहर निकाला, किसी ने अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बनाई, किसी ने पानी पिलाया। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में लोगों के लाइव वीडियो आने लगे। एक वीडियो में दिखा कि कैसे एक युवक खून से लथपथ हाथों से मदद मांग रहा है और उसके पीछे पुलिसकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियो ने देश भर में सनसनी फैला दी। अस्पतालों में अचानक भीड़ बढ़ गई। डॉक्टरों और नर्सों ने रात भर ऑपरेशन किए, जबकि कई लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि धमाके से पहले उन्होंने कार के अंदर किसी चीज को चमकते देखा था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां रोज गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बाद में जब जांच एजेंसियों ने इन गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए तो पता चला कि हर किसी की नज़र में उस कार का कोई न कोई अलग विवरण था। किसी ने नंबर देखा, किसी ने रंग पर ध्यान दिया, किसी ने अंदर बैठे व्यक्ति का चेहरा। इन बयानों ने जांच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इन्हीं के आधार पर कार की टाइमलाइन, संदिग्ध की पहचान और धमाके के ठीक पहले की गतिविधियों का पुनर्निर्माण किया गया। उस रात की आवाजें, सायरन, चीखें और भागती भीड़ का शोर आज भी उन चश्मदीदों के मन में गूंजता है। कई लोग अब भी सदमे में हैं, कुछ को सुनने की क्षमता खोनी पड़ी, कुछ ने अपने परिजनों को खो दिया। लेकिन उन सभी में एक बात समान थी
किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, किसी ने मदद करने से इनकार नहीं किया। दिल्ली की उस रात में दर्द था, लेकिन इंसानियत की झलक भी थी, जिसने दिखाया कि जब मौत सामने होती है तब भी कुछ लोग दूसरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस और एनआईए की संयुक्त जांच आगे बढ़ी, केस की परतें खुलती गईं और एक एक करके कई चौंकाने वाले नाम और सुराग सामने आते गए। धमाके के तीसरे दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान आसिफ रहमान और शमीम अख्तर के रूप में हुई। दोनों पिछले कुछ महीनों से दिल्ली हरियाणा के बीच फर्जी पहचान के साथ किराए के कमरों में रह रहे थे। जब एनआईए ने इनसे पूछताछ की तो शुरुआती जवाब टालमटोल वाले थे, लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने इनके फोन डेटा से कई एन्क्रिप्टेड चैट्स और कुछ डिलीट किए गए वीडियो रिकवर किए, जिनमें गोदामों और कार में विस्फोटक फिट करते समय के दृश्य दिखे। इन फुटेज में स्पष्ट दिख रहा था कि कार के बोनट के अंदर एक धातु का केसिंग लगाया जा रहा है और एक टाइमिंग सर्किट कनेक्ट किया जा रहा है। यह सबूत सामने आने के बाद दोनों संदिग्धों ने कबूल किया कि उन्हें कश्मीर से एक शख्स के जरिए पैसे और निर्देश मिले थे। इसी कड़ी में एनआईए ने पुलवामा के त्राल इलाके में छापा मारा, जहां से 2 और व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक का नाम इरशाद गुल और दूसरे का अब्बास डार बताया गया। जांच में खुलासा हुआ कि इरशाद पहले भी विस्फोटक बनाने से जुड़े मामलों में संदिग्ध रह चुका था और अब्बास का संबंध एक भूमिगत मॉड्यूल से था जो ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए अपने निर्देश प्राप्त करता था। एनआईए ने जब इनके डिजिटल उपकरणों की जांच की तो पाया कि धमाके के 2 दिन पहले एक मैसेज भेजा गया था, द कार इज रेडी। लोकेशन सेट। यह वही मैसेज था जिसने जांचकर्ताओं को यकीन दिलाया कि पूरी घटना एक संगठित ऑपरेशन थी, जिसमें स्थानीय मदद भी शामिल थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने करोल बाग और जामा मस्जिद इलाके में 2 किराए के कमरों पर छापा मारा, जहां से सर्किट बोर्ड, बैटरी सेल, वायर्स और जीपीएस डिवाइस बरामद हुए। इन वस्तुओं पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स को जब नफीस सिस्टम में अपलोड किया गया तो कुछ मेल पुराने मामलों के संदिग्धों से मिले। एक नाम रिजवान मलिक सामने आया, जो 2019 में जम्मू में हुए एक छोटे ब्लास्ट के मामले में वांछित था। टीम ने जब उसके बैंक ट्रांजैक्शन देखे तो पाया कि हाल ही में उसके खाते में कुछ अज्ञात स्रोतों से 3.4 लाख रुपए जमा हुए थे, जिनकी जांच अब मनी ट्रेल के रूप में हो रही है। एनआईए ने इसके बाद दिल्ली और उत्तर भारत में 17 जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें कई लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, विदेशी सिम कार्ड और प्रिंटेड नक्शे जब्त किए गए। लैपटॉप से एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला, जिसका पासवर्ड तोड़ने के बाद जांचकर्ताओं को कुछ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और एक फोल्डर मिला जिसमें दिल्ली के प्रमुख इलाकों के नक्शे और वीडियो थे, खासकर लाल किला, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस के। यह देखकर जांचकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि लाल किला ब्लास्ट शायद केवल एक टेस्ट रन था और इसके बाद एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था। इन सब के बीच एनआईए ने इंटरपोल से भी संपर्क किया, क्योंकि यह शक गहराने लगा कि कुछ विदेशी हैंडलर इस नेटवर्क के पीछे हैं। पकड़े गए संदिग्धों ने बताया कि विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद के एक छोड़े हुए गोदाम में रखी गई थी, जिसे पिछले 6 महीने से ऑटो पार्ट्स वर्कशॉप के नाम पर किराए पर लिया गया था। वहां से हर बार छोटे हिस्सों में सामग्री दिल्ली भेजी जाती थी ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने जब उस गोदाम की खुदाई की तो जमीन के नीचे दबी हुई कई धातु की डिब्बियां और कुछ पुराने सर्किट मिले, जिनका उपयोग टेस्टिंग के लिए किया गया था। इस पूरी जांच में अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 4 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ यूएपीए और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार
अब तक जुटाए गए तकनीकी, रासायनिक और डिजिटल साक्ष्य यह साबित करते हैं कि हमला लंबे समय से प्लान किया जा रहा था और इसमें प्रशिक्षित लोगों की भागीदारी थी। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने अब इस केस को रेड फोर्ट मॉड्यूल नाम दिया है और यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े शहराधारित आतंकी जांच अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें हर नए दिन के साथ कोई न कोई नई परत खुलती जा रही है। धमाके के कुछ ही घंटों बाद देश भर के टीवी चैनल्स और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरों की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था कि ये लो इंटेंसिटी आईडी ब्लास्ट था, तो कोई इसे सीरियल ब्लास्ट प्लान का हिस्सा बता रहा था। सोशल मीडिया पर रेड फोर्ट ब्लास्ट और दिल्ली अटैक ट्रेंड करने लगा, जहां हर मिनट नई नई थ्योरीज वायरल हो रही थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि धमाके की असली वजह गैस सिलेंडर फटना थी, तो कुछ ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टर्स ने घटनास्थल का दौरा किया, तो कहानी कुछ और ही सामने आई। एनडीटीवी और इंडिया टुडे की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय दुकानदारों के बयान जुटाए, जिनमें साफ दिखा कि ब्लास्ट एक गाड़ी के भीतर से हुआ था, न कि किसी बाहरी विस्फोट से। रिपोर्टर्स ने बताया कि कार को धमाके से 15 मिनट पहले एक शख्स ने पार्क किया था और फिर पैदल मेट्रो स्टेशन की दिशा में चला गया, पर मीडिया के शुरुआती रिपोर्ट में इस महत्वपूर्ण विवरण का जिक्र तक नहीं किया गया था। इसी बीच कुछ चैनलों ने अनकन्फर्म्ड सूत्रों के हवाले से खबर चला दी कि धमाके के पीछे विदेशी हाथ है, जिससे जनता में और डर फैल गया। सरकार की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच जारी है, अफवाहों से बचें, मगर उस समय तक इंटरनेट पर इतने फेक क्लिप्स फैल चुके थे कि असल और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। ट्विटर, अब एक्स पर कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने यह भी दावा किया कि ब्लास्ट से पहले रेड फोर्ट के पास कुछ संदिग्धों को देखा गया था, पर जब पुलिस ने उन वीडियोस की जांच की तो पाया कि वो क्लिप्स पुराने थे, 2023 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के। वहीं ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट करने गए पत्रकारों ने बताया कि पुलिस ने मीडिया को कुछ दूरी से आगे जाने नहीं दिया, जिससे सही तस्वीर बाहर नहीं आ पाई। कई स्थानीय लोगों का कहना था कि रात 8 बजे के बाद से इलाके में पहले से कुछ अजीब हलचल थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह बयान भी मुख्यधारा के समाचार चैनलों ने नहीं दिखाया, क्योंकि उस वक्त वे अपने ब्रेकिंग न्यूज, ग्राफिक्स और हाई डेसिबल डिबेट्स में उलझे हुए थे। दूसरी तरफ कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब रिपोर्टर्स ने ग्राउंड फुटेज जारी की, जिसमें पुलिस और फॉरेंसिक टीम धमाके के तुरंत बाद सबूत इकट्ठा करती दिखी, यह साबित करने के लिए कि घटना लो इंटेंसिटी नहीं थी बल्कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के लेवल की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने जब पुलिस और एनआईए से शुरुआती रिपोर्ट की कॉपी मांगी, तो जवाब मिला कि मामला संवेदनशील है, जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे और शक गहरा गया कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि शुरुआती 24 घंटे में ही मीडिया ने इतनी गलत जानकारी फैला दी कि जांच की दिशा प्रभावित हो सकती थी। कई चैनलों ने बाद में अपनी रिपोर्ट्स हटाईं या एडिट कीं, लेकिन जनता के मन में संदेह पहले ही बैठ चुका था। वहीं आम लोगों में यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है, क्योंकि धमाके के बाद भी रेड फोर्ट के आसपास के कैमरे 20 मिनट तक काम नहीं कर रहे थे, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल था। जब स्वतंत्र मीडिया समूहों ने सरकारी बयान और ग्राउंड रिपोर्ट की तुलना की, तो पाया कि कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। उदाहरण के लिए, जहां गृह मंत्रालय ने कहा था कि कोई विदेशी विस्फोटक नहीं मिला, वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट के लीक हुए हिस्से में अमोनियम नाइट्रेट के साथ नाइट्रोमेथेन का जिक्र था, जो कि आमतौर पर मिलिट्री ग्रेड डिवाइस में इस्तेमाल होता है। इस विरोधाभास ने पूरे देश में बहस छेड़ दी कि क्या सच्चाई जनता से छिपाई जा रही है। इस पूरे मीडिया और ग्राउंड रियलिटी के संघर्ष ने दिखा दिया कि आज के डिजिटल युग में खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नैरेटिव वॉर बन चुकी हैं, जहां हर पक्ष अपनी कहानी को सच साबित करने में लगा है।
लेकिन असली सच अभी भी दिल्ली की उन दीवारों के पीछे कहीं छिपा हुआ है जहां उस रात लाल किला फिर से खून और धुएं में डूब गया था। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की सुरक्षा प्रणाली में जिस तरह का बदलाव देखा गया, वह आजादी के बाद शायद ही कभी हुआ हो। धमाके के 24 घंटे के भीतर ही राजधानी के सभी प्रमुख इलाकों इंडिया गेट, संसद भवन, इंडिया हाउस, कनॉट प्लेस और आईजीआई एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें 24 घंटे तैनात कर दी गईं। सबसे पहले बदलाव हुआ शहर के एंट्री पॉइंट्स पर। गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम से आने वाले हर वाहन की 3 लेयर चेकिंग शुरू की गई। सीसीटीवी नेटवर्क को अपग्रेड करने के आदेश दिए गए और लगभग 700 नए हाई रिजोल्यूशन कैमरे लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्र में लगाए गए। जो कैमरे पहले दिल्ली पुलिस के सर्वर से जुड़े थे, उन्हें अब सीधे कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ लिंक किया गया ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत की लाइव मॉनिटरिंग की जा सके। एनडीआरएफ और फॉरेंसिक टीमों ने भी कई संवेदनशील इलाकों में एक्सप्लोसिव स्कैनिंग यूनिट्स तैनात की। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की चेकिंग और बैग स्कैनिंग 3 गुना बढ़ा दी गई और कुछ दिनों तक दिल्ली मेट्रो में रैंडम बैग चेक अलर्ट्स जारी रहे। सुरक्षा एजेंसियों ने 11 सेंसिटिव जोन्स चिन्हित किए, जिनमें पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, लाल किला, इंडिया गेट, लाजपत नगर, साकेत, द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट शामिल थे। इन इलाकों में सीक्रेट पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाई गईं, जो बिना यूनिफॉर्म के काम करती थीं ताकि जनता में डर न फैले, लेकिन निगरानी जारी रहे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा 2025 नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2000 से ज्यादा संदिग्ध वाहनों, 800 किराएदारों और 300 पुरानी गाड़ियों की जांच की गई। सुरक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा। अब हर सरकारी बिल्डिंग में फेस रिकॉग्निशन गेट एंट्री सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन गेट्स को सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़ा गया ताकि किसी भी वांछित व्यक्ति की पहचान तुरंत हो सके। साथ ही ड्रोन सर्विलांस को भी स्थायी रूप से लागू किया गया, खासकर लाल किला और उसके 5 किलोमीटर रेडियस में, जहां हर 2 घंटे में एक ड्रोन पेट्रोलिंग करता है। रेड फोर्ट के पास रहने वाले लोगों से भी पुलिस ने नया टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाया, जिसमें बायोमेट्रिक और आधार लिंक अनिवार्य किया गया। दिल्ली पुलिस ने 500 से अधिक रिटायर्ड अफसरों को पुनः नियुक्त किया ताकि सुरक्षा अनुभव और तकनीक का मिश्रण बन सके। वहीं दिल्ली सरकार ने नागरिक सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को संदिग्ध वस्तुओं और वाहनों की पहचान करने के तरीके सिखाए गए। धमाके के बाद पहली बार दिल्ली की ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को भी एंटी टेरर रिस्पांस टीम का हिस्सा बनाया गया ताकि अगर कोई संदिग्ध वाहन भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सके। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को भी निर्देश दिया गया कि वे किसी भी मास कम्युनिकेशन पैटर्न को मॉनिटर करें जो अचानक किसी लोकेशन से एक साथ एक्टिव होता है, ताकि भविष्य में किसी भी ग्रुप एक्टिविटी का पता चल सके। एयरपोर्ट सुरक्षा में सीआईएसएफ ने नए एक्सप्लोसिव डिटेक्शन रोबोट्स तैनात किए और सभी आने जाने वाले लगेज की 3D स्कैनिंग शुरू की। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी रेड जोन घोषित किया गया और रात के समय 12 से 5 बजे तक कुछ प्लेटफॉर्म्स की एंट्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में, खासकर मेट्रो शहरों में, हाई थ्रेट रिस्पांस प्रोटोकॉल लागू हुआ, जिसमें किसी भी छोटी सूचना पर तुरंत बम स्क्वाड और डॉग यूनिट रवाना की जाती है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने एक नेशनल अर्बन सिक्योरिटी ग्रिड बनाने का प्रस्ताव भी पास किया ताकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के सुरक्षा डेटा को एक साथ मॉनिटर किया जा सके। अब हर सप्ताह दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच और एनआईए के बीच समन्वय बैठक होती है, जहां आतंक से जुड़े डेटा शेयर किए जाते हैं।
इन सारे बदलावों का असर साफ दिखता है। राजधानी अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क, डिजिटल और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी नेटवर्क में तब्दील हो चुकी है। पर इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या इतनी कड़ी सुरक्षा जनता की आजादी पर असर डाल रही है या नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर कैमरे हैं, हर आवाज रिकॉर्ड होती है और हर वाहन की लोकेशन ट्रैक होती है। मगर अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन जरूरी है और दिल्ली उस संतुलन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लाल किला ब्लास्ट ने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह वो पल था जब देश ने एक बार फिर महसूस किया कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार की लड़ाई नहीं बल्कि हमारे भीतर की सुरक्षा, एकता और सतर्कता की भी परीक्षा है। 10 नवंबर 2025 की उस शाम के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र और निर्णायक थी। प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कभी डर से पीछे नहीं हटेगा और जो लोग हमारे देश की शांति को चुनौती देंगे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने तत्काल नेशनल काउंटर टेरर फ्रेमवर्क 2.0 लागू करने की घोषणा की, जो 2020 में बने पुराने मॉडल से कहीं अधिक आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत था। इस नए ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन, जियोफेंसिंग और प्रिडिक्टिव थ्रेट एनालिसिस जैसी तकनीकों को शामिल किया गया ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले की पहचान पहले ही की जा सके। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और G20 देशों को पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को वैश्विक खतरा मानता है और अब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाएगा। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ एक नई एंटी टेरर साइबर अलायंस की भी शुरुआत की, जिसका मकसद ऑनलाइन टेरर नेटवर्क्स को ट्रैक करना और फंडिंग चैनल्स को ब्लॉक करना है। NIA और रॉ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा शेयरिंग एक्सेस मिला, जिससे सीमा पार के मॉड्यूल्स पर नजर रखना आसान हुआ। इस ब्लास्ट ने भारत को यह सिखाया कि सिर्फ सुरक्षा बलों की मजबूती काफी नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसी वजह से देश भर में पब्लिक विजिलेंस मूवमेंट चलाया गया, जिसमें नागरिकों को यह सिखाया गया कि कैसे किसी संदिग्ध व्यक्ति, गाड़ी या ऑनलाइन एक्टिविटी की पहचान कर रिपोर्ट करें। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर फिजिकल सेफ्टी वीक मनाया गया ताकि युवा पीढ़ी सुरक्षा की अहमियत समझे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत हुई क्योंकि दुनिया ने देखा कि एक बड़े आतंकी हमले के बावजूद भारत ने शांति और संयम से जवाब दिया, न कि भय या बदले की भावना से। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत की खुफिया और फॉरेंसिक क्षमता की तारीफ की और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। वहीं पाकिस्तान पर भारत का रुख और सख्त हो गया। सीमा पार से आए नेटवर्क्स की जांच में शामिल नामों को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल टेरर लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत ने पहली बार स्पष्ट संदेश दिया कि अब कोई भी आतंकी संगठन या उसके समर्थक भारत की सीमाओं को खेल का मैदान नहीं बना पाएंगे। इस घटना ने भारत के रक्षा और गुप्तचर ढांचे में कई सुधार लाए। रॉ और IB के बीच रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन शुरू हुआ। सेना के DRDO विभाग ने अर्बन बॉम्ब डिटेक्शन ड्रोन तैयार करने का आदेश दिया और गृह मंत्रालय ने देश भर में 75 नए रीजनल फॉरेंसिक लैब्स स्थापित करने की घोषणा की। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जनता के मनोबल में आया। लोग अब ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार हुए। उन्होंने यह समझा कि सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस ब्लास्ट ने यह सिखाया कि तकनीक, सतर्कता और एकजुटता ही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। लाल किले के धुएं से उठती राख ने भारत को यह याद दिलाया कि भले ही आतंक हमें चोट पहुंचा सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। दुनिया के लिए भारत का संदेश साफ था, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हर हमले का जवाब अपनी एकता, बुद्धिमत्ता और मानवता से देंगे।
इस घटना ने भारत को न केवल और मजबूत बनाया बल्कि उसे एक ऐसा राष्ट्र बना दिया जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि असली जीत बंदूकों से नहीं बल्कि संकल्प और साहस से होती है।